हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी साइकोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं कुछ प्लेलिस्ट, मैं अभी आपको बताऊंगी क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें इनका कुछ यूज करना है, थोड़ा बहुत आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो चीजें मैं रिलेट करते हुए चलूंगी। लेकिन जो आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्लॉक 1 की यूनिट 3। एमपीसी 001 पेपर 1 चल रहा है और अब तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। ये 7th क्लास है, 7th वीडियो है जिसमें हम यूनिट 3 बिगिन करेंगे। ऑलराइट, तो इतना तो आप जान गए हैं कि आज हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। और अगर इसके नाम पे हम फोकस करें तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। जब भी वर्ड न्यूरो आता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी किसी और टॉपिक पे जिक्र जरूर किया है कि जब भी न्यूरो वर्ड आता है, न्यूरो बना है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन होती है हमारे ब्रेन की बेसिक यूनिट, ब्रेन सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो न्यूरो यानी बायोलॉजी का कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाता है। बायोलॉजी से हमारी साइकोलॉजी जुड़ जाती है और वैसे भी साइकोलॉजी बायोलॉजी से अलग नहीं है, बहुत डीपली जुड़ी हुई है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम माइंड को स्टडी करते हैं और वो माइंड तो खुद ब्रेन का ही एक प्रोसेसर है। तो बिना ब्रेन को जाने हम साइकोलॉजी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही जो यूनिट है हमें ये बताती है। इससे पहले कि मैं यूनिट स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर भी आ रही होंगी एज एन की स्ट्रक्चर, इसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर आप इसको एक बार गौर से देख लें, ब्रेन और मेमोरी की बात हो रही है, ब्रेन डैमेज की बात हो रही है, अमनेजिया कोई टर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मेमोरी कंसोलिडेशन क्या है, हिप्पोकैम्पस, बहुत सारे आपको लोब्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको आपको बायोलॉजी में अंडरस्टैंड करना होता है इन अ साइकोलॉजिकल वे। लेकिन आप कैसे करेंगे बिना इन छोटी छोटी टर्म्स को जाने? अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो। ऑल्दो मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो सब चीजें आपको बताते चलूंगी, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आपने साइकोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ी है तो ये टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं पर आपको परेशान कर सकती है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक्चुअली में मुझे आपको ये बताना है कि मैंने कई बार ये चीज कही है और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि क्लास 11 की जो हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आप इसके वीडियोस को ढंग से देख लें, एक बार प्लेलिस्ट के वीडियोस को अगर आप ढंग से देख लें क्लास 11 के, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि सारे ही वो चैप्टर्स हैं जो आपके बेसिक्स हैं साइकोलॉजी के, राइट। लेकिन मैं आपको लेकर चल रही हूँ, ये क्लास 12th की हमने ओपन कर दी है गलती से, क्लास 11th की कहाँ रही, ये रही हमारी क्लास 11 की प्लेलिस्ट जिसे हमें ओपन करना था। क्लास 11 के वो सभी वीडियोस हैं जिसमें आपको बेसिक्स मिलेंगे। और इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जो कि यहाँ पे बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, ये सारे वीडियोस आपको ओनली 6 पार्ट्स में मैंने बनाए हैं और अब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 17 मिनट्स, 12 मिनट्स, 24 मिनट्स, कुल मिला के आपको 2 घंटे में ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेसिस जो होते हैं उनको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और उसके बाद अगर आप ये यूनिट स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी, जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि एक्सप्लेनेशन केवल ये देना मेरा काम नहीं है, आपको ये भी बताना है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कहाँ स्टक होंगे और कौन सी चीज आपको उस चीज को रिकवर करने में हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए अब हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि वो सब चीजें आप देख कर आए हैं। अगर हम लर्निंग और मेमोरी के रिलेशनशिप की बात करें तो पिछली यूनिट में हमने ये काफी पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा था कि मेमोरी और लर्निंग का बहुत आपस में डीप रिलेशनशिप है। जब भी लर्निंग का प्रोसेस होता है तो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है और मेमोरी का मतलब होता है उस लर्निंग को स्टोर करने की कैपेसिटी। लेकिन क्या हमारी मेमोरी में सब चीजें रहती हैं? ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी चीजें हमारी मेमोरी से बाहर चली जाती हैं, हम स्टोर नहीं कर पाते। वहीं से प्रॉब्लम शुरुआत होती है फॉरगेटिंग की, जिसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, किसी चीज को भूल जाना। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये हमें बताने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश की गई है कि लर्निंग और मेमोरी को बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे एनकोडिंग, एनकोडिंग आपने पढ़ा था, एनकोडिंग क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है और रिट्रीवल क्या होता है। एनकोड करना, किसी भी जो कंटेंट हमारे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको अंडरस्टैंड करना, स्टोरेज में उसको ले जाके सेव करना और जरूरत पड़ने पर उसको वापस यूज कर लेना। और ये जो एनकोडिंग होती है वो 2 सेपरेट स्टेप में होती है, एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, कंसोलिडेशन मतलब उसको अपने पास सेव करने की कोशिश करना। एक्विजिशन में सेंसरी बफर्स जो होते हैं वो इनपुट को करते हैं, चीजों को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंसोलिडेशन एक स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन होता है ओवर टाइम। स्टोरेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। इस तरीके से धीरे धीरे हम उस मेमोरी का आगे चल के रिट्रीव कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो कुछ हमने लर्न किया और उसके बाद हमने उसको यूज किया, राइट, उस मेमोरी का।
लेकिन उस मेमोरी को फेड आउट नहीं होने देंगे अगर हम, तभी तो उसका यूज कर पाएंगे। जो चीज हमारे पास रह जाएगी उसी का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वी सर्च फॉर द न्यूरल कोरिलेशंस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन मेनी वेज। ये जो लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं और जो स्टोर हो रही है, वो न्यूरल वे में यानी बायोलॉजिकल वे में हमारे पास किस तरह से सेव रह पाती है। कौन कौन से हमारे ब्रेन के वो ऑर्गन्स हैं जो इन चीजों को सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फॉरगेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अमनेजिया क्या होता है। इसको 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। जब हम केस स्टडी करते हैं तो हम केस स्टडीज के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कौन सी चीज अमनेजिया में कन्वर्ट नहीं हुई है। अमनेजिया क्या है आगे बात करेंगे। बाय डेवलपिंग एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी इन सिंपल, इसी चैप्टर में आगे एनिमल मॉडल भी हम पढ़ेंगे जो कि मेमोरी से रिलेटेड है। एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद ब्रेन इमेजिंग टू इन्वेस्टिगेट नॉर्मल एनकोडिंग। बहुत सारे ब्रेन इमेजिंग मेथड्स भी यूज किए जाते हैं जिसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है कि किसी पर्सन की मेमोरी स्टोर हो पाती है या नहीं हो पाती है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लेंगे ये वाला टॉपिक मेमोरी एंड ब्रेन, और इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको सबको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का जो, अगर एक बार यहाँ से मैं दिखा दूं आपको, तो हमारा आज का वीडियो में क्या रहने वाला है, मेजर इतना पोर्शन हमारा आज के वीडियो में रहने वाला है। ये हमारी आज की क्लास का पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको आराम आराम से सारी चीजें समझा दूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मेमोरी और ब्रेन का आपस में कैसा रिलेशनशिप है। सबसे पहले अमनेजिया का टॉपिक आता है जो कि शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स वाला सेक्शन सी से जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से बनता है, और इस वाले पोर्शन से बनेगा। अभी इस वाले पोर्शन से 3.2.1 से बनेगा। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। बहुत पूछा जाता है 3 मार्क्स में, अमनेजिया क्या होता है। अमनेजिया है बहुत आसान, एक टर्म पहले आपने सुनी है, जाना है, अब इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि the field of cognitive and experimental psychology of memory is rich with theory and data and has produced a consistent set of concepts about the organization of human memory। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें बहुत सारा डेटा और ह्यूमन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी बात हुई है, राइट। The neuroscientific studies of memory are important both to understand how they have contributed to general theories of memory and to investigate how specific neural circuits and system enable the learning and retention of specific फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं साइकोलॉजी में उनसे बहुत सारा डेटा हमें मिला है, और उससे हमें ये पता चलता है कि कैसे स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स एंड सिस्टम इनेबल कर देते हैं लर्निंग को और किसी भी नॉलेज को रिटेंशन करने में। मतलब लर्निंग और मेमोरी को कैसे मेंटेन करते हैं हमारे डिफरेंट न्यूरल सर्किट्स, ये बात हमने थ्रू द रिसर्चेस फाइंड आउट की है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन डैमेज एंड अमनेजिया। एक चीज समझ लीजिए, ये 3 टर्म नहीं है, ये सिर्फ अमनेजिया के बारे में बात हो रही है, जिस पर इन दोनों का रिलेशनशिप मैटर करता है। इन दोनों का रिलेशनशिप मैटर करता है और वो फॉर्म करता है अमनेजिया। अमनेजिया इज सिंपली अगर हम बोले बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो अमनेजिया इज सिंपली फॉरगेटिंग, चीजों को भूल जाना, याद ना रख पाना, उस प्रॉब्लम को हम अमनेजिया कहते हैं। अमनेजिया एक डिसऑर्डर होता है जो कि फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम हमें दिखाता है। एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है। डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिसएसोसिएशन, जब हमारा चीजों से लिंक टूट जाए, राइट। अगर अभी लाइट चली जाए और स्क्रीन ऑफ हो जाए तो मेरा स्क्रीन से लिंक टूट जाएगा, तो वो डिसोसिएशन हो जाएगा मेरे और स्क्रीन के बीच में। तो इस तरीके से डिसोसिएटिव एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम अमनेजिया का नाम देते हैं, जिसमें हम अपने आसपास की चीजों से अनअवेयर हो जाते हैं। कोई भी पर्सन जो अमनेजिया से सफर करता है, अमनेजिया की भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। इट्स नॉट जस्ट सिंपली फॉरगेटिंग द थिंग्स, चीजों को भूल जाना। जैसे मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने रात डिनर में क्या किया था, लेकिन मैं जोर डालूंगी मुझे ध्यान आ जाएगा कि मैंने क्या खाया था, राइट। पर अपनी डेली एक्टिविटीज को भूल जाना भी अमनेजिया नहीं है। अमनेजिया इज समथिंग जिसमें हम चीजों से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएशन का मतलब होता है सिंपली चीजों को याद न रख पाना या कैपेसिटी वीक हो जाना। तो जब हमारी मेमोरी में डेफिसिट्स होता है, वो वहां पे 2 चीजें इंपैक्ट होती हैं। हमारी मेमोरी इंपैक्ट होती है, लेकिन मेमोरी इंपैक्ट होती है ब्रेन डैमेज की वजह से। ऐसे तो हर पर्सन तो सब कुछ नहीं भूल जाता और सब कुछ याद भी नहीं रख सकते। आपको भी बहुत कुछ याद नहीं होगा, शायद वो इंपॉर्टेंट भी हो आपके लिए, फिर भी आपको याद ना हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अमनेजिया हो गया है। अमनेजिया का कनेक्शन ब्रेन डैमेज से भी है। जब हमारे ब्रेन की डिफरेंट नर्व सेल्स या किसी भी तरीके का हमारे ब्रेन में डैमेज होता है, तो उसके बाद हमारी मेमोरी इंपैक्ट होने लगती है। मैंने आपको बोला ये 3 टॉपिक नहीं है, ये हमें कनेक्ट होकर अमनेजिया की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हमारे ब्रेन में किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो हमारी मेमोरी पर इंपैक्ट आता है, और जब मेमोरी पे इंपैक्ट आएगा मतलब फॉरगेटिंग शुरू हो जाएगी।
भूलना हो जाएगा चीजों को, और ये हमारी डेली लाइफ को डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये नॉर्मल लेवल पे नहीं होगा कि हम कुछ भूल गए तो चलो इट्स ओके, इट विल क्रिएट अ वेरी बिगर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो लाइफ का है वो चीजें सिस्टम सब बिगड़ गया है, तब हम उसको अमनेजिया कहते हैं। इसीलिए मैंने इसको डिसऑर्डर बोला। डिसऑर्डर कभी भी छोटी चीज नहीं होती है, डिसऑर्डर इज ऑलवेज अ बिग थिंग। Deficits in memory as a function of brain damage, disease और psychological trauma are known as amnesia. Psychological trauma word use हो गया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लाइन है ये आपको अमनेजिया को बड़ी ही सिंपली क्लियर करता है कि हमारी मेमोरी में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी होना, किसकी वजह से, ब्रेन डैमेज की वजह से, किसी डिसीज की वजह से, या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अगर कोई पर्सन इतने सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जाता है तो कई बार वो चीजों को भूल जाता है। भूलने का मतलब उसको कुछ भी याद नहीं आता, वो इतने सीवियर लेवल पर डिसऑर्डर में चला जाता है कि उसको अमनेजिया की प्रॉब्लम एज अ सिम्टम आइडेंटिफाई होती है। मतलब हो सकता है पीटीएसडी के थ्रू गया वो पर्सन। यू नो व्हाट पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उस डिसऑर्डर का भी एक फंक्शन, एक सिम्टम अमनेजिया हो सकता है, पर हम तो यहाँ पे इसको अमनेजिया को भी फिलहाल पढ़ रहे हैं। अमनेजिया कैन इन्वॉल्व ईदर द इनेबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स और अ लॉस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, और बोथ। अमनेजिया में क्या होता है, कोई प्रीवियस चीज को याद रखने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, या फिर प्रीवियस नॉलेज हम भूल जाए, या फिर आगे भी हम कुछ लर्न ना कर पाए, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। इट कैन डिफरेंशिएटली अफेक्ट शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एबिलिटीज। ऑफ कोर्स मेमोरीज को ये अफेक्ट करता ही है। Thus, by examining amnesia in conjunction with cognitive theories derived from experiments on normal subject, we can understand the organization of memory as a functional at a neural level. अगर हम अमनेजिया का कोई केस ले रहे हैं, मतलब हमसे यहाँ पे बात हो रही है जो रिसर्चर है, अगर कोई रिसर्चर अमनेजिया का कोई केस ले और उस पर स्टडी करे, तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे न्यूरल लेवल पर मेमोरी का फंक्शन होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी होता है। अब ये काम कोई करे ऐसा हम कह रहे हैं, एक्चुअली ऐसा काम किया गया, डिफरेंट रिसर्चेस की गई, जिसकी हेल्प से हमें और भी बहुत सारी बातें पता चली कि हमारी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी को होल्ड करने के लिए। और ये किन्होंने किया, ये ऑफकोर्स उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने ये थ्योरीज डिराइव करी हैं, जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, रिसर्चर्स। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं द हिस्ट्री इज फैसिनेटिंग एंड सो लेट्स बिगिन बाय टर्निंग बैक द क्लॉक मोर देन 50 ईयर्स। अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ। अभी हमने आपके सामने की चीज बात की थी कि जब पर्सन किसी भी ब्रेन डैमेज के थ्रू आता है, किसी इंजरी के अक्रॉस जाता है, या किसी ट्रॉमा के अक्रॉस जाता है, तो उसको अमनेजिया होता है। लेकिन ये चीजें फिगर आउट कैसे हुई, चलिए अब हम यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना पोर्शन आपको अमनेजिया के बारे में लिखना है, और मेरे ख्याल से आप अपने पास से बहुत अच्छे से इस चीज को लिख सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स बना के, राइट। एक तो इसको भी आज के होमवर्क में मैं आपको दूंगी बाद में। फिलहाल आते हैं ब्रेन सर्जरी एंड मेमोरी लॉस। अब हम पीछे की तरफ को चल चुके हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि लेट 1940s और अर्ली 1950s में डिफरेंट जो सर्जन थे उन्होंने क्या करा, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए अटेम्प्ट किए अ वैरायटी ऑफ न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स, इंक्लूडिंग अब क्या क्या किया उन्होंने। जब उन्होंने ये प्रोसेस किया तो उन्होंने रिमूव और डिस्कनेक्ट किया द प्रीफ्रंटल लोब, द कॉलोसम कॉर्पस, इस पर उन्होंने सेक्शन करने की कोशिश करी, सर्जिकल सेक्शन करने की कोशिश करी, टेम्पोरल लोब को रिमूव करने की कोशिश करी। ये एक ब्रेन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स थे। These surgical procedures opened a new window on human brain functioning as they revealed, usually quite by accident, fundamentally important principles of the organization of human cognition. जब उन्होंने ये सब करा तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि उसके कॉजेस पे पहले वो पहुंचे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कोई मेजर एक्सीडेंट की वजह से था, किसी में उन्होंने कुछ और डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए। One surgical procedure relevant to memory was removal of the medial portion of the temporal lobe, including the हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन। तो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जब मीडियल पोर्शन टेम्पोरल लोब का रिमूव किया गया तब एक बड़ी चीज निकल कर आई। आगे बात करेंगे कि क्या चीज निकल कर आई, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगी कि मीडियल व्यू किया गया था। जब ये एक केस हिस्ट्री है जिसको आप पढ़ सकते हैं इजीली, और इसकी ही हेल्प से, मीडियल इसकी वजह से ही बहुत बड़े अमनेजिया से इसका रिलेशनशिप निकाला गया। ठीक है, यही तो हम बात कर रहे थे कि हम बैक में जाके बात करेंगे, तो यहाँ बाद में आएंगे। जरा फटाफट से वापस पहले मैं लौट के आती हूँ, कहाँ पर थे हम, राइट, यहाँ तक हम थे। अब 1953 में क्या हुआ, एट अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस द न्यूरोसर्जन विलियम बीचर स्कॉवेल फ्रॉम द मॉन्ट्रियल न्यूरोसर्जिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टेड ऑन बायलैटरल रिमूवल ऑफ द मेडिकल टेम्पोरल लोब इन वन एपिलेप्टिक पेशेंट एंड सेवरल सीजोफ्रेनिक पेशेंट।
एक एपिलेप्टिक प्रॉब्लम से सफर करने वाले पर्सन और सीजियोफ्रेनिया से सफर करने वाले पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर बायलैटरल रिमूवल किया गया मीडियल टेम्पोरल लोब का। अच्छा, लोब्स होती है 4 हमारे ब्रेन में, ये आप पढ़ेंगे वहीं पर जहां मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट लोब्स के बारे में मैंने बताया। बस 4 to 5 6 क्लासेस ही हैं, जरूर आप इन्हें कवर करिएगा थोड़ा टाइम निकाल के, और कुछ नहीं तो आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी। अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहते हैं कि मुझे तो सिर्फ सिलेबस ही करना है, फिर भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मजा आएगा आपको, है ना। मैं काफी बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि आप पढ़िए पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। जितना आप नॉलेज गेन करते हैं ना उतना कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। तो जब सब्जेक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आपकी नॉलेज होगी, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट वाइवाज में भी बहुत हेल्प करता है। जब आप एक्स्ट्रा जानते होते हैं ना, तो जब वाइवा के टाइम पर आप अपने किसी भी उसका दे, चाहे इंटर्नशिप का दे या अपना प्रैक्टिकल का वाइवा दें, तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपको मालूम होता है, क्योंकि वहां पे टू द पॉइंट चीजें नहीं पूछी जाती हैं। चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर जब इन पेशेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किया गया, बायलैटरल रिसेक्शन ऑफ द अनकस एंड अमेग्डालम अलोन और इन कंजंक्शन विद द एंटायर पाइरिफॉर्म एमेग्डालॉइड हिप्पोकैम्पल कॉम्प्लेक्स हैज रिजल्टेड इन नो मार्क्ड फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस विद द वन। बड़ी डिफिकल्ट सी लाइन लग रही है, मैं इसको सिंपल कर देती हूँ आपके लिए, कि जब ये बायलैटरल रिसेक्शन किया गया तो एक चीज नोटिस की गई कि कोई फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस नहीं देखने को मिले। जो भी रीजन हमें देखने को मिले वो बायोलॉजिकल थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ओके, उसके बाद ब्रेंडा मिलनर ने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया 10 पेशेंट्स के ऊपर, और उन्होंने मेमोरी के बारे में कुछ रिजल्ट्स दिए कि memory impairment in the patients having medial temporal lobe resections as part of their treatment were in relation to how much of the medial temporal lobe was removed कि कितना medial temporal lobe remove किया गया था, किस हिसाब से remove किया गया था, उस हिसाब से देखे गए, और जितना भी medial temporal lobe remove किया गया उतना ही amnesia worse पाया गया। ये देखा गया कि जितना ज्यादा अमनेजिया निकल कर आ रहा था, मतलब किसी पर्सन के अंदर हम ब्रेन में जो था अमनेजिया का जो हमें इफेक्ट दिख रहा था वो उस यानी कि मीडियल टेम्पोरल लोब से डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते चले गए, एंड इन वन पेशेंट हुज एंटायर राइट मीडियल टेम्पोरल लोब वाज रिमूव्ड, उसके अंदर कोई भी मेमोरी डेफिसिट नहीं देखा गया। बट द इंटरेस्टिंग पेशेंट वाज द यंग मैन हु हैड बायलैटरल मीडियल टेम्पोरल रिसेक्शन। तो यहाँ पे आप ये ब्रेन की इमेज देख रहे हैं, ये जितने भी आपको चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं सब कुछ आप या तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर आप उस क्लास 11 की बेसिक बायोलॉजी में पढ़ के आते हैं जो साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक केस हिस्ट्री दी है हमें यहाँ पर, इसको आप क्विकली एक बार फटाफट से इसको एक बार रीड करिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ब्रेक लूंगी और आपको यहाँ पे इसको विद इन अ मिनट इसको रीड कर लेना है। तो इस केस हिस्ट्री में आपने क्या जाना, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो एचएम एक पेशेंट है जिसके साथ हमने देखा कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, और उसको लास्ट में उसके पहले तो उसको काफी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ, और लास्ट में उसके सर्जिकली उसके ब्रेन के रीजन को रिमूव करने का डिसीजन लिया गया, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, जो मेडियल टेम्पोरल लोब था उसको रिमूव किया गया, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टेम्पोरल लेबेक्टॉमी। ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ था। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी स्टडी का हम आगे भी यूज करेंगे। अब ये हमारा जो पोर्शन चल रहा था यहाँ इसके आगे की हम कंटिन्यू करेंगे। फॉलोइंग रिकवरी फ्रॉम दिस मेजर न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर एचएम्स एपिलेप्सी डिड इम्प्रूव हुई। जब ऐसा किया गया, मतलब जब उसका फ्रंटल लोब को रिमूव किया गया तो उसकी सर्जरी में के बाद इफेक्ट दिखा। द सर्जरी वाज अ सक्सेस both with regard to his surviving and risk associated with any surgery of the brain and with regard to the epilepsy. However, physician, family and friends began to realize that HM was experiencing new difficulties. अगर सर्जरी हुई है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आए होंगे, तो वो चीजें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, ईयर एंड हाफ आफ्टर द सर्जरी, यहाँ पर हूं मैं, एक से 1.5 साल के बाद सर्जरी के उसकी जो कि सितंबर 1953 में परफॉर्म हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स उसको नजर आने लगी उसकी मेमोरी से रिलेटेड। ऑल्दो इट वाज अप्रैल 1955 and HM was 29 years old, he reported his age to be 27. HM would say he did not remember even meeting certain individuals even when he actually spoke to them a few minutes earlier and they merely left the room. यहाँ पे क्या हम HM के केस में क्या देख रहे हैं कि जो उसके संग सर्जरी हुई थी उसका इफेक्ट आने लगा, उसका साइड इफेक्ट आने लगा। इनफैक्ट हम कहेंगे शुरुआत में तो लगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरी से रिलेटेड इश्यू आने लगे। HM was profoundly amnesic, that is he suffered from disorder to memory.
मेमोरी डिसऑर्डर होता है ये, जिसको हम डिसोसिएटिव अमनेजिया भी कहते हैं। और यहाँ पे एचएम डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ अमनेजिया वन सीज डिपिक्टेड इन टेलीविजन शोज ऑन मूवीज वेयर द कैरेक्टर हैज अ टोटल लॉस ऑफ ऑल प्रायर मेमोरीज। उसका सारा मेमोरी लॉस नहीं हुआ, उसकी जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो कोमा में चला गया, उसे कुछ भी याद नहीं, किसी को नहीं पहचान रहा है, ऐसा नहीं था। उस पहले शुरुआत में उसको एचएम न्यू हु ही वाज एंड कुड रिमेंबर थिंग्स अबाउट हिज लाइफ, थोड़ी बहुत चीजें वो बता पा रहा था, पर धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी और नई लॉन्ग टर्म मेमोरी वो फॉर्म नहीं कर पा रहा था। अगर कुछ पुरानी याद भी थी तो वो थी, लेकिन उसके बाद जो रिसेंटली उसके लाइफ में चल रहा था वो आगे वाले वक्त में उसे कुछ भी याद नहीं रह जा रहा था। तो इस तरीके से हमने एचएम के केस में देखा कि किस तरीके से ब्रेन का टेम्पोरल लोब रिमूव करने पर उसके संग प्रॉब्लम आई। फॉर्मल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट वर परफॉर्म्ड ऑन एचएम टू एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ हिज कॉग्निटिव डेफिसिट्स। फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि भाई क्या कहानी थी, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे टेस्ट दिस शोड that his intelligence was well above normal after the surgery. He also had no perceptual or language problem. क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली कि कोई इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, परसेप्शन से रिलेटेड नहीं आया, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, और वो जनरली ठीक था, और उसकी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंज नहीं था, मोटिवेशन में भी कमी नहीं थी। लेकिन जब उसके मेमोरी टेस्ट एडमिनिस्टर करे गए तो उसको वो नॉर्मल से बिलो नीचे चले गए। The bilateral removal of HM's medial temporal lobe produced a highly selective deficit in his memory ability. प्रॉब्लम सिर्फ इसकी वजह से आई थी कि जो उसका मीडियल टेम्पोरल लोब रिमूव किया गया उसकी वजह से उसकी मेमोरी की एबिलिटी में बहुत ज्यादा कमी आ गई। लीविंग अदर कॉग्निटिव फंक्शंस इंटैक्ट, एचएम हैड नॉर्मल शॉर्ट टर्म मेमोरी बट ही डेवलप्ड अ सीवियर एंड परमानेंट इनएबिलिटी टू एक्वायर एंड स्टोर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एचएनएम के केस में हमें पता चला कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब को रिमूव कर देने पर फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम आई। ओके, ये आपने यहाँ पे जाना। अगर यहाँ से बात करूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ये एचएम की स्टडी आपसे अलग से नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, ये जो हमारा टॉपिक था, आते हैं वापस इस पे एक बार आना पड़ेगा हमें, कि हाउ डज मेमोरी लॉस is connected with brain surgery or how any brain surgery can impact a severe memory loss, explain with the help of a case study। तो ये केस स्टडी आपको एचएनएम वाली लिखनी होगी अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो, ठीक है। और ये बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि पूरा क्या हुआ था, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ आप नहीं लिख पाएंगे, और ये पूछा भी नहीं जाएगा 10 मार्कर में, हद से हद 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है बी सेक्शन में। तो 6 मार्क्स के हिसाब से आपको अपने हिसाब से इसकी समरी बनानी होगी, जैसे मैं कल पैराफ्रेजिंग बोल रही थी, पैराफ्रेजिंग आपको करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने कवर कर लिया इतना पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमनेजिया एंड द मीडियल टेम्पोरल लोब। आई थिंक आज का जो वीडियो है हम इसमें ये वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं। पहले मैं इसकी लेंथ देख लूं कि मुझे कितना एक्सप्लेन आपको करना है। हाँ, बस हम इतना यहाँ पे कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, और उसके बाद न्यू वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। अब अमनेजिया एंड द मीडियल टेम्पोरल लोब, इसकी तो बात ही चल रही है इतनी देर से, इन्हीं दोनों की तो बात चल रही है कि ये कैसे कनेक्शन में आए। तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कह रहे हैं। Which region or regions of the medial temporal lobe were critical for supporting the long-term memory ability lost in HM? HM के केस में वो कौन से इन स्पेसिफिक पार्ट्स थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। द मेडिकल टेम्पोरल एरिया इंक्लूड्स, अब ये सब चीजें मेडिकल टेम्पोरल लोब के इसमें पार्ट में आती हैं, एमेग्ला, हिपोकैम्पस, द एंटोरहिनल कॉर्टेक्स को भी मेंशन करेंगे, एंड द सराउंडिंग पैरा हिपोकैम्पल एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स एरियाज, जो कि इस फिगर में मेंशन है। और इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा और समझना है तो अगेन मैं वही बोलूंगी कि आप वहां वीडियो तक जरूर जाइए। फॉर द पास्ट 40 years scientists studying HM use surgical reports of his lesions to guide theory of memory and amnesia and their natural bases। जो भी यहाँ से रिसर्चेस निकल कर आई HM के केस से, वो एक बहुत बड़ा बेस बनी अंडरस्टैंड करने के लिए कि अमनेजिया और किस तरीके से हमारा जो मीडियल टेम्पोरल लोब है उसका कनेक्शन आपस में होता है। एचएम्स ब्रेन एंड सर्जिकल लेजन्स वर रीइवैल्यूएटेड विद इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, वापस से इस पर रिसर्च की गई, स्टडी की गई कि किस तरीके से और चीजें बन सकती हैं या क्या और वजह रही होंगी। एंड इट वाज फाउंड दैट इन एडिशन टू द हिप्पोकैम्पस सम ऑफ एचएम सराउंडिंग कॉर्टेक्स वर आल्सो रिमूव्ड, कुछ कॉर्टेक्स का पार्ट भी रिमूव किया गया था, जिसकी वजह से कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। Is damage to the hippocampus sufficient to block the formation of new long-term memories? अगर हम दूसरा पेशेंट ले लें आरबी who lost his memory after an ischemic episode, reduction of blood to brain, मतलब ब्रेन में ब्लड के फ्लो में अगर रिडक्शन आ जाए ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी, तो आरबी डेवलप डेंस एंटेरोग्रेड अमनेजिया सिमिलर टू एचएम्स। जैसे एचएम को हमने यहाँ पे अमनेजिया का केस देखा था, वैसे ही आरबी के केस में हमें एंटेरोग्रेड अमनेजिया देखने को मिला। He could not form new long-term memories. He also had retrograde amnesia that extended back to 1 to 2 years, slightly less severe than HM's retrograde loss।
तो इस तरीके से फिलहाल इस पूरे पोर्शन में यही चीज है कि यहाँ पे इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक और केस हमने देखा जहाँ पे हमें अमनेजिया के दो और टाइप नजर आते हैं, जिसको हम एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, एंटेरोग्रेड अमनेजिया और रेट्रोग्रेड अमनेजिया, दो टर्मिनोलॉजी यहाँ से निकल कर आई। तो मैं आपको पहले समझा दूं कि एंटेरोग्रेड अमनेजिया और रेट्रोग्रेड अमनेजिया क्या होता है। एंटेरोग्रेड अमनेजिया की अगर हम पहले बात करें, एंटेरोग्रेड अमनेजिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वी कांट क्रिएट न्यू मेमोरीज, वी कांट क्रिएट न्यू मेमोरीज, नई स्टोरीज हम नहीं बना पाते, पुरानी ही चीजें जो होती हैं वो हमारे माइंड में रह जाती हैं और हम नई मेमोरीज को फॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन पुरानी चीजें जो है वो हम याद रख पाते हैं। न्यू मेमोरीज नहीं बना पाते, कांट क्रिएट न्यू मेमोरीज, बट ओल्ड मेमोरीज आर स्टोर्ड। ये हो गया एंटेरोग्रेड अमनेजिया। और रेट्रोग्रेड अमनेजिया में क्या होता है, यहाँ पे जब रेट्रोग्रेड अमनेजिया की बात होती है तो व्हेन यू कांट रिकॉल मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट, वी कांट रिकॉल मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। अलग से तो कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एंटेरोग्रेड अमनेजिया और रेट्रोग्रेड अमनेजिया में क्या फर्क है। जब आप होमवर्क लिखेंगे तो ये दोनों को थोड़ा और ठीक तरीके से लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, लैंग्वेज फॉर्म करके। ओके, तो ये हमने जाना कि नए पेशेंट का जो हमारी फाइंडिंग्स निकल कर आई, उसमें हमने ये जाना कि हिप्पोकैम्पस इज क्रूशियल इन फॉर्मिंग न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और आरबी का जो केस था, that also supports the distinction between areas and short long term memories। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, इसको आप एक बार क्विकली रीड कर लीजिएगा। और नए वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आज के होमवर्क की मैं बात करूं तो एक तो ये दो डेफिनेशन आपको होमवर्क में लिखनी है। ओके, ये दोनों डेफिनेशन को आपको एंटोग्रेड रेट्रोग्रेड लिखना है, लेकिन उससे पहले, ये बाद में लिखना है, पहले अमनेजिया के बारे में पूरी प्रॉपर चीज आपको लिखनी है और इस केस स्टडी को समराइज करना है। ठीक है ना, यहाँ दे देती हूँ मैं होमवर्क आपको, ये स्पेस मुझे अच्छा मिल गया लिखने के लिए। आज का होमवर्क है आपका, दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अमनेजिया की डेफिनेशन लिखनी है, अमनेजिया की डेफिनेशन लिखेंगे और वो जो दो टाइप हमने बात करे हैं वो भी साथ में लिखेंगे, इंक्लूड कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमने एचएम की केस स्टडी आज पढ़ी है, उससे रिलेटेड आपको 10 to 15 पॉइंट्स में आपको स्टोरी बनानी है या फिर आपको उसको पैराफ्रेज करना है। चलिए, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लीजिएगा, पॉइंट्स मत बनाइएगा, इसमें क्या पॉइंट्स बनाएंगे आप, पैराग्राफ के फॉर्म में एचएमपी केस स्टडी को आपको लिखना है। ठीक, इतना आपका आज का होमवर्क है और इसे आप करके आइएगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्लास 11 की आप वीडियोज एक बार जरूर देखिएगा, उनको आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में और अंडरस्टैंड करने में टॉपिक को। राइट, अगले वीडियो की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ से बात करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी थी, मगर मैंने पूरी कोशिश करी कि इसको एकदम बेसिक और सिंपल बनाया जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।